हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। आज हम क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो इसको ध्यान से पढ़ना है। और ये फिज़िक्स का एक्चुअली बेस है। ये चैप्टर जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फिज़िक्स इजी होते चला जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है इसमें का वो है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जो होता है वो होता है एक बेसिक कंसेप्ट है रेस्ट। मैं आप लोगों को बता दूं, रेस्ट जो है वो एक तरह का बेसिक कंसेप्ट है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। वहीं पर अगर कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मीन्स कि हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। हालांकि कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होता है, एब्सोल्युटली मोशन में नहीं होता है। ये देखने पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मून से तो एक टेबल पे रखा हुआ कप हमें मोशन में दिखाई देगा, लेकिन यही रूम में बैठकर मैं उस टेबल पर कप को देखूंगा तो मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। तो कोई भी बॉडी ना कम्प्लीटली रेस्ट में होता है ना कम्प्लीटली मोशन में होता है। जैसा कि सपोज़ करिए कि आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आपके सामने से ट्रेन पास कर रही है, तो आपने उस ट्रेन के बोगी में पैसेंजर्स को देखा तो आपको लगा कि पैसेंजर सारे के सारे मोशन में हैं। लेकिन उसी पैसेंजर्स जो साथ में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो ऑब्जर्व करेंगे कि रेस्ट में है, क्योंकि पिछले स्टेशन पे भी वो दोनों साथ थे और इस स्टेशन पे भी साथ हैं। इनफैक्ट बहुत दूर जाने के बाद भी वो क्या है, साथ में है। तो ऐसा देखने को हमें मिलता है। एक्चुअल में जब हम किसी बाइक से मूव जाते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि पैर पीछे की तरफ भाग रहा है। क्या पैर पीछे की तरफ एक्चुअली में भागता है? नहीं। वो भी कंसेप्ट है कि कैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होता है, कंप्लीटली मोशन में नहीं होता है। अब बात करेंगे कि अगर डिफिनीशन की बात करें कि रेस्ट का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है तो बोलते हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यानी कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। और जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है तो बोलते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है। सिंपल सा कंसेप्ट है। When a body changes their position with respect to time, then the body is said to be in motion. अब ये लिखेंगे नहीं, ये सुन लिए, समझ लिए, क्योंकि ये क्लास 9th से सुनते हुए आ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह का फ्रेम है जहाँ से हम लोग रेस्ट या मोशन ऑब्जर्व करते हैं किसी बॉडी का। जैसे वो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सपोज करो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन के रेक पर आपने बैग रखा हुआ है, तो आपका जो वो बोगी है वो एक तरह से फ्रेम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो बैग है वो जब आपने रखा कुछ देर बाद भी बैग वहीं का वहीं है। इसका मतलब कि बैग अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है आपके रेस्पेक्ट में। लेकिन वही कोई बाहर से देखेगा तो वो ये देखेगा कि बैग भी मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो अपने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए क्या कितना आसान है। ओके, अब हम बात करेंगे दो छोटे छोटे टर्म, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि सुबह आप सपोज करो निकले घर से स्कूल जाने के लिए, आपने जितना लेंथ कवर करना था आपने लेंथ कवर करके फाइनली आप घर पे आ गए। तो आपने जो भी लेंथ ट्रेवल किया वो सारा का सारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने मोशन ऑब्जर्व किया, स्टार्ट किया, और फाइनल पॉइंट जहाँ पर आपने अपना मोशन एंड किया, उन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सपोज करिए कि आप दो फ्रेंड हो, छत पे खड़े हो, तो सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है? हालांकि ऐसा करिएगा मत आप लोग, बट सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है कि आप एक छत से दूसरे छत पे चले गए, और एक्चुअल में क्या होगा, आप नीचे आओगे स्टेयर्स के थ्रू नीचे, फिर आप दूसरे स्टेयर्स पे चढ़ के आप फाइनली ऊपर के तरफ जाओगे, तो वो आपका एक्चुअल पाथ हो गया जो आपने ट्रेवल किया। और सबसे छोटा पाथ क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बस एक चीज़ देखना है, क्या कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है और हमारा फाइनल पॉइंट क्या है। उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा वाला लेंथ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, क्लियर है? देखो, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब डिस्टेंस के पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड। हमने आज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जैसे आपने क्या किया कि मैंने बोल दिया कि सर 20 मीटर इन लेफ़्ट डायरेक्शन, यानी कि मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। 20 मीटर जो मैंने ट्रैवलिंग किया है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में किया है। इट मीन्स कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, जब ये दोनों चीज़ आ जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो चला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो आप घर से गए कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाने के लिए किसी शॉप पे, और शॉप से फिर वापस आप घर पे आ गए, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। तो आप क्या देखे? आपने ये देखा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ लिखने की। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा सर? मीटर होता है। स्केलर या वेक्टर? स्केलर होता है। अब डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्टेंस कभी निगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस के बारे में बेसिक आइडिया हो गया कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस का होगा वो मीटर होगा और हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और साथ ही साथ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड ज़ीरो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लिखते चलोगे, पेन कॉपी ले लो, बैठ जाओ और लिखते चलो। अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा मीटर, क्योंकि ये भी एक तरह का लेंथ है। कैसा क्वांटिटी होता है जी? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा? डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो इसमें परेशान होने की बात
नहीं है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि आप कोई सामान लेने के लिए आपके घर वालों ने आपको भेजा, आप सामान ला के फाइनली आप कहाँ आ गए, अपने रूम में आ गए, यानी आपने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था, रूम से स्टार्ट किया था और वापस आ गए वहीं पे, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पॉइंट जैसे हुआ तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक जैसा हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो 3 मीटर इधर चला है ए से बी, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाकर बी से सी गया है 4 मीटर। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से बी और बी से सी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सर आपने बोला था, क्या बोला था, ये बोला था कि अपना इनिशियल पॉइंट देख लो और आप अपना फाइनल पॉइंट देख लो और दोनों को ज्वाइन कर दो, तो जो सबसे छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा AC दिख रहा है, AC एयर कंडीशन नहीं, यहाँ A से C AC, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो 9 + 16 दैट इज 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 मीटर। यानी कि आपने डिस्टेंस देखा 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपने क्या देखा 5 मीटर। तो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एक 30 मीटर का ट्रेवल हुआ O से A सर, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना के 40 मीटर चले गए, और फिर आप 40 मीटर इधर चले गए A से B और B से C। आपने मोशन कुछ इस प्रकार किया है। O से आप A गए 30 मीटर, A से B गया 40 मीटर, और फिर B से C आ गए 40 मीटर ट्रेवल करके। तो सर यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कौन बताएगा? डिस्टेंस ये होगा कि ये 30 + 40 + 40 यानी 70 और 10, यानी कि डिस्टेंस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जितना लेंथ है ना सबको ऐड कर दो, क्यों सोचोगे। डिस्टेंस 30 + 40 + 40, 30 और 40 मिलके 70, और 70 और 40 मिलके 110। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो सर आपने कहा था, क्या कहा था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा हो गया बच्चा OC। अच्छा, OB का लेंथ कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? अच्छा ठीक है सर, ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया। 900 + 1600 सर, इसका आ जाएगा 2500 सर, यानी कि 50 मीटर। OB का लेंथ आ गया 50 मीटर, बट हमें चाहिए OC। लेकिन हमें पता है कि OB में से BC माइनस कर देंगे तो OC पता चल जाएगा। तो OB कितना है बच्चा 50, और ये कितना है 40, तो कितना आ गया 10 मीटर। यानी कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो डिस्टेंस में तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस में तो सिंपल ऐड कर दो, 30 मीटर और 40 मीटर और 40 मीटर, तो 30 40 70 और 40 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले OB निकाल लेते हैं। OB निकल जाएगा तो BC माइनस कर देंगे तो OC पता चल जाएगा। सो कंफ्यूज होने की बात इसमें है ही नहीं। चलिए एक बार देख के पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ट्राई करते हैं करने का। जैसे क्वेश्चन है, अ मैन रन्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर. He completes
one revolution in 40 seconds. Find the distance and displacement after 140 seconds. अच्छा, एक बात बताइए, एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, थोड़ा सा अलग सर्कल बन गया, और मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है। थोड़े देर के लिए आप ए से मोशन शुरू किए और आप कंप्लीट राउंड लगाते हो। आप एक बार कंप्लीट राउंड, यानी ए से आपने चलना शुरू किया और फाइनली आप ए पर पहुंच गए। यानी ए से आपने चलना शुरू किया था और एक राउंड पार्क का लगाकर आप ए पे पहुंच गए। तो एक राउंड चलने में जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, यानी कि जो लेंथ होगा सरकमफ्रेंस का, तो डिस्टेंस तो हो गया 2 पाई आर सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा एक राउंड लगाने में? क्योंकि आपका जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या हो गया सर? फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल एक हो जाने की वजह से बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन वही अगर आप ए से अपोजिट, डायमीटर के अपोजिट बी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि ए से बी पर पहुंच गए, ए से चले और इसके ठीक अपोजिट पॉइंट, यानी कि डायमीटर के अपोजिट ये वाला एंड जो हो गया वहां पर आप पहुंच गए, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो आधा सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट सर आपको देखना क्या है? इनिशियल और फाइनल, और इनिशियल और फाइनल का जो सबसे छोटा पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज ये। अब आपका ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि डायमीटर के बराबर है तो 2r। क्लियर है? यानी कि एक राउंड जब आप लगाते हो तो आपका डिस्टेंस 2 पाई आर होता है और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन जब हाफ राउंड लगाते हो तो डिस्टेंस आपका पाई आर होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका 2r के इक्वल होता है। ये तो बेसिक चीज़ थी जो हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास टाइम कितना है और उस टाइम में आप कितना राउंड लगा लोगे। यानी कि वो आदमी जो है वो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है और उसको चलना के दौड़ना कितना है? 140, यानी 140 सेकेंड्स उसको चलना है। तो 40 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चा? एक राउंड लगाएगा 40 सेकंड में, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा जब वो 80 सेकंड कंप्लीट कर लेगा, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा 120 सेकंड्स में। अब उसके पास बचा 20 सेकंड, तो क्या है वो पूरा लगा लेगा? तो नहीं, वो आधा लगाने के बाद रुक जाएगा। यानी कि डिस्टेंस की जब बात की जाएगी तो 3 तो कंप्लीट राउंड लगा देगा, 40, 80, 120 प्लस 20 सेकेंड में वो आधा ही जाएगा, तो पाई आर, तो हो जाएगा 6 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि 7 पाई आर। बहुत बढ़िया। अब दिया हुआ है 22/7 और रेडियस कितना है? 14 मीटर। तो 22 इंटू 14, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28 प्लस 2, इतना हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया सर, तो बचा कितना? हाफ राउंड, और हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट होता है ट्वाइस, तो 2 इंटू 14 दैट इज 28 मीटर। क्लियर है? यानी कि 140 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस जो होगा सर 308 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 28 मीटर होगा। अगर आपको फिल करना है तो आप पार्क में जाकर अपने यहाँ सुबह सुबह फिल कर सकते हो। फिटनेस भी मेंटेन रहेगा और प्रैक्टिकल फिजिक्स भी हो जाएगा। ओके, गुड। अब मैं बात करता हूँ। सपोज करो आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो जिसका रेडियस कितना है? r है। अब आप, ये O है, ये A है, A से आप B पर पहुंच गए, ये भी तो रेडियस r ही हो। यानी कि आपने जो ये AB ट्रेवल किया ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो बचपन में पढ़े हो आप लोग क्या कि थीटा इज इक्वल टू L/r होता है सर।
तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर, यानी कि डिस्टेंस ऐसे निकल जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, थीटा इंटू आर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये होगा ना, छोटा पाथ तो सबसे यही हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो अगर मान लो कि आपने कंप्लीट एक राउंड लगा दिया, तो कंप्लीट एक राउंड लगा दिया तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। याद रहे ये जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो साइन 2 पाई बाई 2, तो पाई, साइन पाई का वैल्यू 0। इसीलिए तो कंप्लीट एक राउंड लगाने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मान लो कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r साइन 90 का हाफ करेंगे तो सर कितना होगा, 45। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी कि √2r आ जाएगा। अगर वहीं पे 180 डिग्री देगा, यानी कि कंप्लीट आपने 180 डिग्री, तो सर थीटा इज इक्वल टू पाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू आर इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि 180 का हाफ कितना होता है, 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2r। यानी कि आप यहां से यहां पहुंच गए। तो ये जो आपका हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसके इक्वल, 2r के इक्वल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ओके, यानी कि डिस्टेंस तो क्लियर है, थीटा इज इक्वल L बाई आर होता है, तो L इज इक्वल टू थीटा आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा ये ए बी होगा, छोटा वाला। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, 2r साइन थीटा बाई 2। आर जो आपका रेडियस है और थीटा जो एंगल मेड होगा, ए से बी, बी यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो वो थीटा बस आपको किस में ले लेना है, रेडियन में ले लेना है, डिग्री में नहीं कन्वर्ट करना है। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड होता क्या है, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो स्पीड के बारे में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in per unit time is known as speed। SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। स्केलर होता है, यानी कि जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, स्पीड का डायमेंशन L t का पावर -1, L t का पावर -1। अब देखिए स्पीड दो तरह का पढ़ना है न। क्लास 9th में हमने एक ही स्पीड पढ़ा था, एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड पढ़ना है बच्चों, दो तरह का पढ़ना है। एक हमारा एवरेज स्पीड और एक हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें डिफरेंस देखना है। कैसे डिफरेंस देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज करो आप घर से निकले कुछ मार्केटिंग करने के लिए, आप अपना बाइक लिया और आप निकल गए, या साइकिल लिया आपने, निकल गए। अब आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे फिक्स्ड स्पीड से पहुंचेंगे। आपका स्पीड कभी फास्ट भी होगा, जहां ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा वहां स्पीड स्लो भी होगा, और जहां ट्रैफिक आपको स्मूथ मिलेगा तो वहां पर आपका स्पीड इंक्रीज भी करेगा। तो आपसे कोई पूछ दिया कि किस स्पीड से आप गए हो वहाँ पर, तो आप ये थोड़े बोलोगे कि सर जब निकले थे तो ये स्पीड था, 5 मिनट बाद सर ये स्पीड हो गया, उसके 5 मिनट बाद सर वो स्पीड हो गया। ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्लियर है ना। तो जब ऐसा बोलोगे ही नहीं तो आपको एक स्पीड तो बतानी है। तो आप क्या करते हो, ये देख लेते हो कि भाई यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे जाने में हमें कितना लेंथ कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, और ये भी आप कैलकुलेट कर लेते हो कि कितना टाइम में कवर किया है। तो आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज स्पीड आ जाता है।
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। एग्जैक्ट t इज इक्वल टू जब 2 सेकेंड हो रहा था आपके मोशन का, तो आपकी स्पीड क्या थी। एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स हो रहा था आपके मोशन स्टार्ट होने पर, उसके बाद आपकी स्पीड क्या थी। तो ये सारा डिपेंड करेगा, यानी कि किसी पार्टिकुलर, किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर आपसे स्पीड पूछ दिया गया तो वो आपका स्पीड क्या कहलाता है, वो स्पीड कहलाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन आप एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम की बात करो, यानी कि आपने 2-4 घंटा ट्रैवल किया है और आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप पटना से दिल्ली जा रहे थे तो आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, तो आप ये थोड़े बोलोगे कि पटना से निकले थे तो एक्चुअली ये स्पीड था, उसके बाद ना सर ये स्पीड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्पीड देखोगे कि ट्रैवल करोगे, तो सीधे आप देखोगे कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है आपने और टाइम आपने कितना लिया है, और उस डिस्टेंस को टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। तो एवरेज जो होता है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, एवरेज जो होता है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है बच्चों एट अ पार्टिकुलर टाइम पे, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर जब स्पीड पूछा गया तो वो आपका इंस्टेंटेनियस होगा। लेकिन जब एक एवरेज, एवरेज समझ रहे हो ना, एवरेज यानी कि आप एक लंबे ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस की बाद में करेंगे, पहले एवरेज स्पीड करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेसिकली होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला तो यही है सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, यानी कि S/T। अब इसी फॉर्मूला पे सारा डिस्कशन होने जा रहा है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। अ बॉडी कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये हेवी ड्राइवर होगा, हेवी ड्राइवर जानते हो ना, आजकल सब हेवी ड्राइवर ही हैं। 10 मीटर पर सेकेंड, सबको आजकल जल्दी है, लेकिन ध्यान रहे जल्दी वाले चले गए, ठीक है ना, जिनको जल्दी होती है वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसीलिए सावधानी से प्रिकॉशन लेकर आप ड्राइव करें, ज़्यादा सही होगा। अब बॉडी कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड आपका हो गया 100/10, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। हाल फिलहाल में 10th का रिजल्ट आया, तो एक बच्चा बोला मेरे को कि मेरे स्कूल वाले ने ना मेरे साथ ना नाइंसाफ़ी कर दिया है। मैंने 25-25 सेट्स बनाए थे टेस्ट देने के लिए फाइनल एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, और स्कूल ने तो मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने बोला एक बात कि बच्चा तू मुंह क्यों नहीं दिखाएगा, बता, तेरे जैसे मुंह हो तो छत पे लोग घूम के दिखाए, हैं, शाम को नहा धोआ के रेडी उडी हो जाए और छत पे जाके दिखाए लोगों को, हैं, इतना अच्छा भगवान ने मुंह दिया है, दिखाने में क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि नहीं सर बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, बहुत अंदर से दुखी हूँ। मैंने बोला कि भाई तुमने एग्ज़ाम दिए नहीं, तुम्हारा पेपर हुआ नहीं, तो इसमें तुम्हें दुखी होने की क्या बात है, ये मार्क्स किसी और को देना था, उसको जो लगा उसने दे दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 10th का रिज़ल्ट का वैसे भी मायने कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रीम मिल जाए तो वो तो किसी स्कूल में जो आपको स्ट्रीम लेना है लेकर पढ़ लीजिए, मैटर नहीं करता है। पढ़ाई मैटर करती है कि आपने 2 साल कैसे पढ़ाई किया है, मैटर ये नहीं करता है कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं। सो इस बात को ध्यान रखें और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड ना हो अपने मार्क्स से। जिनके बहुत अच्छा मार्क्स आ गए हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, जिनका मार्क्स कम आ गया है वो भी परेशान ना हो। ये जो 2 साल की जर्नी है उसको एंजॉय करें, मस्ती से पढ़ाई करें, जितना ज़्यादा एनर्जी लगाकर पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी लगाकर पढ़िए। 12th का एग्ज़ाम होगा, उसका मार्क्स आएगा, फिर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, उसमें आप सेलेक्ट होगे, कॉलेज जाओगे, बहुत लाइफ है अभी एंजॉय करने के लिए। ये मत सोचो कि 10th का मार्क्स ख़राब आ गया तो सर बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस बात को ध्यान में रखें। एग्ज़ाम है, आएगा जाएगा, आप अपनी पढ़ाई करिए। आपका पढ़ाई अगर आपने अच्छे से 10th में किया होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा 11th, लेकिन आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वही आपका जजमेंट हो गया कि आपने क्या पढ़ा है,
वो आपको 11th में एज ए फीडबैक मिल जाएगा, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए डिफरेंट केस करते हैं एवरेज स्पीड का। पहला केस क्या है, व्हेन चाहे इफ अ बॉडी कवर्स S1 डिस्टेंस इन टाइम T1, S2 in time T2 and S3 in time T3, find the एवरेज स्पीड। देखो केस समझ लोगे तो जितने तरह के क्वेश्चन एवरेज स्पीड में आता है हम लोग डिस्कस आज कर लेंगे। इफ अ बॉडी कवर्स S1 डिस्टेंस इन टाइम T1, S2 इन टाइम T2, S3 इन टाइम T3, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए सर ने कहा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 और टोटल टाइम आपने कितना लिया है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आपने S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम ले लिया तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 50 मीटर ट्रेवल हुआ है 5 सेकेंड्स में, 100 मीटर ट्रेवल हुआ है 10 सेकेंड्स में और नेक्स्ट 50 मीटर ट्रेवल हुआ है 5 सेकेंड्स में। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो सर ने बोला है कि टोटल डिस्टेंस ऊपर में ऐड कर दो 50 प्लस 100 प्लस 50। टाइम टोटल आपने कितना किया 5, 10, 15, 5, 20, 20 सेकेंड्स। ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया 20, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ईजी है। आपको क्या करना है देख लेना है कि टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल कितना किया है और टोटल टाइम आपने कितना लिया है और वो आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो सर एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। गुड। अब करेंगे कौन सा क्वेश्चन, नहीं केस करेंगे पहले उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इफ अ बॉडी मूव्स with a speed, if a body moves with a speed v1 for time t1, यानी आप 20 मीटर पर सेकेंड से कुछ के लिए घूमे, 30 मीटर पर सेकेंड से कुछ टाइम के लिए, 50 मीटर पर सेकेंड से कुछ टाइम के लिए, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बात उसकी की जा रही है। तो अ बॉडी मूव्स विथ ए स्पीड v1 फॉर टाइम t1, v2 फॉर टाइम t2 and v3 for time t3, then the average speed of a body is given by। अब यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया है सर, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं दिया है, यहाँ पे दो चीज़ दिया है स्पीड और टाइम। आपका बाइक का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था 30 सेकंड के लिए, 30 मीटर पर सेकंड था 5 सेकंड के लिए, 40 मीटर पर सेकंड था 10 सेकंड के लिए। अब उस केस में आपसे एवरेज स्पीड पूछ दिया गया, तो अब क्या करोगे, उसके लिए ये सॉल्यूशन है। तो हमें पता है सर कि S इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो S1 इज इक्वल टू V1 T1, S2 इज इक्वल टू सर V2 T2 और S3 इज इक्वल टू सर V3 T3। तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया S1 S2 S3 और टोटल टाइम भी पता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर S1 प्लस S2 प्लस S3 अपन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो कितना हो गया V1 T1, कितना हो गया V2 T2, कितना हो गया V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और बिना स्ट्रेस लिए पढ़ाई करिए जितना ज़्यादा से हो सके, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप सोचोगे कि हम इजीली पढ़ के हम रिजल्ट दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ना 11th में अच्छा कर पाओगे और ना ही किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको मेहनत करना होगा। तो क्या सर इतना पढ़ लेने से कंपटीशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, मैंने बोला है कि एकदम जीरो से लेकर चलेंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। सो इसमें परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है।
तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तो आपका ये हो गया। अब इसके रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सर, सपोज करो एक बॉडी है 20 मीटर पर सेकेंड से चला है 5 सेकेंड्स के लिए, 30 मीटर पर सेकेंड से चला है 10 सेकेंड्स के लिए, और 40 मीटर पर सेकेंड से चला है 5 सेकेंड्स के लिए। कोई होगा हेवी ड्राइवर, स्पीड बढ़ाते गया होगा, तो इस केस में आपका एवरेज स्पीड कितना होगा? इस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा V1 इंटू T1, तो 20 इंटू 5 प्लस V2 इंटू T2, 30 इंटू 10 प्लस V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 5 10 5 20, कितना हो गया 100 प्लस 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 20, 3 2 5 1 6, 600 बाई 20, यानी कि इस बंदे का स्पीड जो था एवरेज स्पीड वो 30 मीटर पर सेकंड रहा। इसने अपने स्पीड तो वैरी किया, लेकिन अब इससे पूछ दिया गया कि बता दे भाई तू अपनी डेस्टिनेशन तक कितना एवरेज स्पीड ट्रेवल किया है, तो इस केस में आप निकाल लोगे। अब एक क्वेश्चन है जो आया है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है, सो उसको ध्यान में रखना है। क्या सर? अ बॉडी कवर्स, अ बॉडी इज मूविंग, ज़्यादा अच्छा होगा, अ बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड V1 फॉर हाफ ऑफ द टोटल टाइम and with V2 for next half of the total time. Find the average speed. यानी एक बॉडी है जो स्पीड V से मूव कर रहा है, V1 से हाफ ऑफ द टोटल टाइम और V2 से नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। जैसे सपोज करो कि आपकी जर्नी कितने देर की है, 2 घंटे की है, तो आपने 1 आवर जो आपने ट्रेवल किया है वो आपका स्पीड रहा है V1, और नेक्स्ट 1 आवर के लिए आपका स्पीड जो है वो V2 है। तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो मान लेते हैं कि टोटल जो जर्नी है वो 2t है, तो अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जो टोटल टाइम है वो 2t है। टोटल टाइम कितना है? 2t। आप t भी ले सकते थे तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन उससे लेंदी हो जाएगा, तो टोटल टाइम 2t एज्यूम कर लो। तो t टाइम के लिए स्पीड है V1 और नेक्स्ट t टाइम के लिए स्पीड है V2। आपको एवरेज स्पीड बताना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V1 T1 V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टू, क्योंकि टोटल टाइम 2t है तो हाफ कितना हो जाएगा t, और नेक्स्ट हाफ कितना हो जाएगा t। तो आप कॉमन ले लो t, तो बच गया V1 प्लस V2 बाई 2। याद रखिएगा, एक और मिलता जुलता कंसेप्ट आएगा, बट इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आधे टाइम के लिए आपने V1 स्पीड से मूव किया है और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए आपने V2 से मूव किया है, तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होता है वो V1 प्लस V2 बाई 2 होता है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है, सो इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब पहले हाफ टाइम के लिए आपका स्पीड V1 था, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए आपका स्पीड V2 था, तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े भाई? यहीं पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अ बॉडी इज मूविंग, a body is moving with a speed 20 meter per second for 30 seconds and 30 meter per second for next 30 seconds. Find the average speed. क्या है भाई?
पहले 30 सेकेंड के लिए स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। उस केस में आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी मैंने बताया था कि आधे टाइम में आपका स्पीड v1 है और नेक्स्ट आधे टाइम में आपका स्पीड क्या है? v2 है। उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड होगा वो होगा v1 प्लस v2/2। तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 50/2, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड 20 था, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड कितना था बच्चा? 30। तो उस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना आ गया? v1 प्लस v2/2। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट केस कर लेते हैं, फिर 2-3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। केस 3, इफ अ बॉडी कवर्स s1 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, s2 with speed v2 and s3 with speed v3, उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा? देन एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो s1, s2 और s3। अब कोई सोचेगा कि सर 3 ही क्यों ले रहे हो, आप 5 भी ले सकते हो। आप नॉर्मल मेथड सीख लिए तो फिर आपके लिए तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। तो s1 के लिए क्या हो जाएगा? v1, s2 के लिए क्या हो जाएगा? v2 और s3 के लिए क्या हो जाएगा? v3। तो t1 आ गया s1/v1, t2 आ गया s2/v2 और t3 आ गया आपका s3/v3। आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको पॉज करके लिखिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक क्लास 9 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी आया हुआ है, स्पेशल केस है, कर लेते हैं फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या है स्पेशल केस सर? अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and next half of the total distance with speed v2, then the average speed is given by। तो मैंने जैसे बताया था हाफ ऑफ द टोटल टाइम या 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, तो उसके लिए इजीली जो होता है अज्यूम करना 2t 3t। उसी तरीके से हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस की जब बात की जाए बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस 2x माननी चाहिए। मतलब s जो टोटल है वो आपको 2s मानना है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला s1 प्लस s2, s1/v1 प्लस s2/v2, ये हो गया 2s और ये हो गया s/v1 और s/v2। तो मैं बात करूं तो 2s और v1 v2 का एलसीएम ये हो जाएगा और v2 प्लस v1। अब ये स्टेप यहाँ चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो हो गया आपका वो हो गया 2s v1 v2 अपॉन s कॉमन ले लो यहाँ पर, तो s v1 प्लस v2, s से s कट गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड आ गया। यानी कि आपसे बोला जाए कि आप घर से स्कूल जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से और स्कूल से घर आ रहे हो 30 मीटर पर सेकेंड से,
तो उस केस में एवरेज स्पीड ये लगा लेंगे। ये बोला जाए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड v1 और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड v2, तो उस केस में एवरेज स्पीड ये लगा लेंगे। टाइम वाले में क्या था, v1 प्लस v2/2, और इसमें क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाले में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो मान लीजिए कि आप A से B गए हो 20 मीटर पर सेकेंड से और B से A आए हो 30 मीटर पर सेकेंड से। यानी आपका क्वेश्चन लिखते हैं, A से B गया 20 मीटर पर सेकेंड से और वापस आप आए हो 30 मीटर पर सेकेंड से। एक ही रास्ते पर आप गए हो, उसी रास्ते पर वापस आए हो। सिंपल सा बात है, जितना डिस्टेंस आप जाने में लिए हो उतना ही डिस्टेंस आप क्या करोगे, आने में लोगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्यों ज़्यादा हम अपना टाइम वेस्ट करने जाए। 2 × 20 × 30 और 20 + 30 120 अपॉन 50, तो आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v1 और नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v2, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक तो रात में पढ़ाने में बहुत परेशानी होता है, दिन में टाइम मिलता नहीं है, रात में भौंकने लगते हैं कुत्ते सब। चलिए खैर, कोई हटाइए बात। अब मैं बात कर रहा हूं अ बॉडी कवर्स 1/3 of the total distance, 1/3 of the total distance with a speed, अब बात करते हैं अ बॉडी कवर्स 1/3 of the total distance with a speed v1, next half of the total distance। तो बात करते हैं कि अब 1/3 की बात है, तो 1/3 में क्या करेंगे, 1/3 में कुछ नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस है वो 3x मान लेंगे। तो x के लिए स्पीड v1, नेक्स्ट x के लिए स्पीड v2 और नेक्स्ट x के लिए स्पीड v3। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 3x x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। 3x कॉमन ले, x कॉमन ले लें तो एलसीएम हो जाएगा v1 v2 और v3। यहाँ हो जाएगा v2 v3, यहाँ v3 v1 और यहाँ v1 v2। अब ये x से x कट जाएगा, तो 3v1 v2 v3 और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3, एवरेज स्पीड आ गया। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितना कंफर्टेबल डिस्टेंस आप अज्यूम करोगे उतना कंफर्टेबल आपका आंसर आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ऑन ए ट्रैक ऑफ 60 किलोमीटर। एक ट्रैक है 60 किलोमीटर का, ए से बी। फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 30 किलोमीटर का क्या स्पीड होना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड जो हो, पहला इसको 30 कर लेते हैं। फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर का क्या स्पीड हो कि एवरेज स्पीड हमारा कितना आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या 60 किलोमीटर का टोटल जर्नी है, 30 किलोमीटर के लिए स्पीड आपका कितना हो गया, v1 हो गया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए आपका स्पीड v2 हो गया। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया। तो आपका 40 = 2 × 30 × v अपॉन v प्लस 30। तो 40v प्लस 120 पे एक और 0 और 60v।
तो ये इधर जाएगा तो 20 v हो जाएगा, तो 1200, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है तो इस पूरे कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पता है कि पूरा जर्नी जो है वो कितने का है, 60 किलोमीटर का है। हाफ 30 किलोमीटर जो चला है वो स्पीड है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है कि कितना स्पीड हो ताकि एवरेज स्पीड 40 हो जाए। तो मुझे पता है क्या सर, हाफ डिस्टेंस वाला रूल लगा देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इससे आपका v आ जाएगा इजीली। एनी प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है? तो क्लास 11th के बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोज़ लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको लगा कि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ, कोई कमी है या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अलग से सीखनी है किसी भी क्लास चैप्टर का 11th एंड 12th इंक्लूडिंग नीट जेई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस चैप्टर का आपको वीडियो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों को चिंता कुछ भी नहीं करना है, जो भी कुछ चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। फ़िलहाल हमारा जो पैटर्न रहेगा वो NCERT प्लस नीट प्लस जेई ऐसे करके हम लोग चलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, वीडियोज़ बाय वीडियोज़। और अभी जो मैंने बात की एवरेज स्पीड के बारे में, अभी ये एंड नहीं हुआ है। जब हम एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लेंगे और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 4 टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे, तब एक बार मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। अभी हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम एक जब कंप्लीट ये चारों टॉपिक हो जाएगा तो उसका एक वीडियो अलग से बन जाएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, जो अब तक पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है। कोई भी दिक्कत हो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहें लिख दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग अगले वीडियो में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है, टॉपिक्स के लिए परेशान नहीं होना है। आप नीचे लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर नीट का भी क्वेश्चन कराऊंगा, जेई का भी कराऊंगा, NCERT भी कराऊंगा, और जो नया पैटर्न आया है ऑब्जेक्टिव वो भी कराऊंगा। सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।